हरियाणा सरकार के अंतर्गत चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं से प्रदेश के नागरिक निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के विकास को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। साथ ही प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा भी की। इसमें से एक योजना परिवार पहचान पत्र भी है। इस योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू किया है ताकि प्रदेश के हर एक जरूरतमंद तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इस रिपोर्ट में आप देखें। साल 2014 में हरियाणा के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर हरियाणवी को अपने परिवार का सदस्य माना, जिनके लिए मुख्यमंत्री ने विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों को सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाया जा रहा है। सीएम ने अपने विजन के अनुरूप एक ऐसा दस्तावेज बनाने की पहल शुरू की जिससे अंत्योदय परिवारों को लाभ सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजना लाकर नागरिकों को एक ऐसा दस्तावेज दिया जिससे कोई भी नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सके। घर पर बैठे हुए लोगों को उसका सारा लाभ मिले बिना किसी झंझट के, और सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रही हैं। चाहे वो चिरायु के नए कार्ड बनने वाली बात है, चाहे राशन कार्ड का विषय है, ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये सब विषय उनको जो मैंने बताए हैं। इसी प्रकार से हमने बीपीएल का जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 जिलों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई लूपहोल न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ इसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उनको मैंने बताया है। तो इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपना व्यक्त किया कि अच्छी योजनाएं हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार के नेतृत्व में परिवार पहचान पत्र आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है जिसमें हरियाणा के प्रत्येक नागरिक सहित हर परिवार की जानकारी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नागरिक किन किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, ये जानकारी भी अब उन्हें स्वयं पता लग रही है, और जिसकी वजह से कुछ अपात्र या रसूखदार लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए पीपीपी योजना बनाई है ताकि अपात्र लोग गलत तरीके से किसी भी योजना का लाभ न ले सके। इसके साथ ही अब तक परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर 2.85 करोड़ नागरिकों सहित प्रत्येक परिवार का डाटा अपडेट हो चुका है, जिसमें अधिकतम परिवारों के जाति, जन्म तिथि, आय का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। सरकार ने पीपीपी के साथ लगभग 600 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को एकीकृत किया है। वहीं अब हर घर योजना का लाभ प्रदेश के नागरिकों को पीपीपी के माध्यम से मिल रहा है। नागरिकों को अंत्योदय सरल केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवल पीपीपी आईडी बतानी होती है और उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नीतियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां केवल एक आईडी से नागरिकों को हर तरह के लाभ मिल रहे हैं। मनोहर नीतियों के साथ हरियाणा के विकास के लिए बनाया गया परिवार पहचान पत्र अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन गया है। साथ ही पीपीपी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, समाज कल्याण योजनाएं, कृषि, बागवानी विभागों की योजनाएं, स्कूल समेत कॉलेजों में प्रवेश और अन्य पात्रता के अनुसार अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से दिखाए गए सुशासन के मार्ग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की दिशा में बेहतर काम किया है।
पीपीपी के माध्यम से एक ओर जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित हुआ है, वहीं योजनाओं में पारदर्शिता के चलते सरकार की योजनाओं का लाभ अब हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा में 26 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र की जानकारी देने के साथ ही पंचकुला में हुए विकास के काम के समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर आज जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर बैठक हुई है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तमाम अधिकारियों के साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की है। इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा पंचकुला जो जिला है, पंचकुला जिले में जो पंचकुला विधानसभा है वहां से विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, तो पंचकुला की भी बात करेंगे और साथ ही साथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी पर बात करेंगे। स्पीकर साहब, सबसे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या चर्चा की गई है सर? देखिए पवन जी, हरियाणा प्रदेश का जो विधानसभा है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26, 27 और 28 दिसंबर को प्रस्तावित है। जो 26 तारीख को बीएसी की बैठक के अंदर ये सत्र कितने दिन चलेगा इसके ऊपर पक्की मुहर लगेगी। सत्र की तैयारी की दृष्टि से आज सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा प्रबंध हैं वो किस प्रकार से सुदृढ़ किए जाएं, कहीं पर भी सुरक्षा को लेकर के कोई लूप होल ना रहे, उस दृष्टि से आज चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक जो है आज हमने विधानसभा में की है और ये कहा है कि भी कोई भी ऐसा मौका ना आए जिससे कहीं सुरक्षा में सेंध लग सके। हमने एक कमेटी का गठन किया है जो समन्वय समिति कहेंगे कि आपस के अंदर पंजाब के, हरियाणा के और चंडीगढ़ के अधिकारियों का समन्वय वहाँ पर बना रहे। दूसरा, हमने उनको कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसको तुरंत शेयर करें। और उस दृष्टि से आज सुरक्षा को लेकर के जो बैठक की गई उसमें जो हमारे कॉमन एंट्री पॉइंट हैं पंजाब विधानसभा के, वहाँ पर भी सुरक्षा ठीक रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हमने वहाँ पर की है। इसके साथ साथ सर, जो शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत 26 तारीख से होनी है। बीएसी अंतिम मोहर लगाएगी, अवधि वगैरह जो भी आपने तय किया करना है, लेकिन एमएचए की गाइडलाइन आप कह रहे हैं कि फॉलो करेंगे। कोविड की एक बार फिर जो दस्तक नजर आ रही है, विधायकों से अनुरोध क्या है, अपील क्या है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की? देखिए, मैं सभी जो हमारे सम्माननीय विधायक हैं जो आने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोविड के नियमों का पालन अवश्य करें। अगर हमारी गाइडलाइंस ये आती हैं कि हमने विधानसभा के अंदर मास्क पहन करके हाजिर होना या कोई टेस्ट की आवश्यकता है, तो वो उन सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस सत्र के अंदर भाग लें। सर, विधानसभा के अलावा जो पंचकुला जिला है उससे जुड़े तमाम मुद्दों की बात करेंगे, चूंकि आप पंचकुला से विधायक हैं। सर, आज पंचकुला में जो रायपुरानी और बरवाला जो 2 ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो चुने गए हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, यानी एक बार फिर से आपके जिले में बीजेपी जो है वो मजबूत होती दिखी है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के बाद। आपसे मुलाकात की है, अब सर जो विकास कार्य है वो चुनाव होने के बाद तेजी आएगी उनमें? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे कार्यकर्ता चेयरमैन बने हैं बरवाला ब्लॉक से और वाइस चेयरमैन बने, दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसी प्रकार से जो रायपुर रानी का हमारा ब्लॉक है उससे भी जो दोनों कार्यकर्ता चुन करके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आए हैं वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछले 1 वर्ष 1.5 वर्ष से जब से पंचायतें
का गठन नहीं हुआ था या सरकारी अधिकारी काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत काम में धीमापन आया था। लेकिन आज जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके चुन करके आने से निश्चित तौर पर जो विकास की जो धीमी वो हुई थी चाल, लेकिन अब जो है वो विकास जल्दी से आगे होगा, तेज़ी से आगे विकास की रफ्तार बढ़ेगी और हमने जो लोगों के साथ वायदे किए हैं उन सभी वायदों को हम पूरा करेंगे। पंचकुला जिले को लेकर सर तमाम विकास कार्य हो रहे हैं लगातार। आप जो है वो ओवरब्रिज है, अंडरब्रिज है, मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों जो है वो सेक्टर 19 के रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था, आप साथ में मौजूद थे। तो पंचकुला में विकास की जो गति है विकास कार्यों की, वो 2024 के चुनाव में जाने से पहले जो आपके तमाम वायदे थे, खासतौर पर रेलवे ओवरब्रिज के, अंडरपास के, ये पूरे कर लिए जाएंगे? देखिए पवन जी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने जो एक संकल्प पत्र वर्ष 2019 के अंदर दिया था और उससे पहले वर्ष 2014 के अंदर दिया था, जो संकल्प पत्र के अंदर हमने बातें कही थी वो 95% हम उसके काम पूरा कर चुके हैं और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम जो हमने नहीं भी कहे थे वो भी हमने काम पूरे किए हैं। विकास की दृष्टि से आज आप ये देखिए कि पंचकुला के अंदर 4 जो हैं रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास, इनका निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सेक्टर 19 के जिस ओवरब्रिज को देखने के लिए गए थे, उसका निर्माण कार्य 32 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। इसके अलावा सेक्टर 20 और सेक्टर 12A को जोड़ने वाला, सेक्टर 2 को जोड़ने वाले जो ब्रिजेज हैं 2, एक 42 करोड़ रुपए की लागत से और एक 22 करोड़ रुपए की लगभग लागत से, ये 2 ब्रिजेस भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4 नए ब्रिजेस यहाँ पर बने हैं और इसके अलावा हमारा जो गांव खटौली के अंदर जो 50 वर्ष पहले कभी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी वहाँ उस गांव के लोग कहते हैं कि आए थे और उन्होंने वायदा किया था कि हम यहाँ पर जो डांगरी नदी के ऊपर ब्रिज बनाएंगे, लेकिन वो 50 साल में नहीं बना। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है आज वो बन कर के तैयार हो गया है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से वो ब्रिज जो है गांव के अंदर बना है। तो इस दृष्टि से जहाँ तक विकास के कार्य हैं, मेरा ये दावा है कि जितना काम 50 साल के अंदर नहीं हुआ, हमने उससे 1.5 गुना या 2 गुना काम पिछले 8 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आपने पंचकुला जिले में विकास कार्यों के साथ साथ एक और जो है वो समाज में एक लोगों को जोड़ने के लिए भी आपने एक मंत्र दिया था। ये कहा था कि 7 सरोकार पंचकुला के लिए। उन 7 सरोकारों में कितना आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, लगभग 6 माह पूर्व हमने एक संकल्प लिया था कि पंचकुला के सभी NGOs को साथ लेकर, पंचकुला की आम जनता को साथ लेकर के जो 7 सरोकार मेरे हैं वही 7 सरोकार पूरी जनता के हैं। वो सरोकार हैं कि पंचकुला नशा मुक्त पंचकुला हो, पंचकुला पॉल्यूशन फ्री पंचकुला हो, प्रदूषण मुक्त पंचकुला हो, पंचकुला प्लास्टिक मुक्त पंचकुला हो, पंचकुला स्ट्रे डॉग मुक्त पंचकुला हो, स्ट्रे कैटल मुक्त पंचकुला हो, एनक्रोचमेंट मुक्त पंचकुला हो और स्लम मुक्त पंचकुला हो। ये 7 सरोकार को लेकर के जो मैं समझता हूँ पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए हमारा संकल्प है। उस पर पिछले 6 माह से लगातार कार्य कर रहे हैं और उसमें मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी बहुत सारी NGOs और RWAs, उनका सहयोग इन 7 सरोकारों को पूरा करने के लिए मिल रहा है। इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। चाहे वो पुलिस के अधिकारी हैं, हमने उनसे कहा है कि पंचकुला को नशा मुक्त करने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि देश को खोखला करने पर लगा हुआ है, हमारे देश के गृह मंत्री भी जिस बात को लेकर के चिंतित हैं, उसको लेकर के किसी भी प्रकार की ढिलाई पुलिस के लेवल के ऊपर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैंने सख्ती से कहा है कि जो भी कोई नशा करता हुआ व्यक्ति पकड़ा जाता है या जिस व्यक्ति से नशा पकड़ा जाता है
उसके एंड तक जाएं कि वो नशा कहाँ से लेकर के आया है, कहाँ कहाँ किस किस आदमी ने उसको नशा पहुंचाने का कार्य किया है, तब हम इस नशे से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस दृष्टि से चाहे वो ये अपना प्लास्टिक फ्री पंचकूला के लिए हमने मैक्सिमम चलानिंग भी शुरू की है, लोगों को मोटिवेट करना भी शुरू किया है, लोगों को एजुकेट करना भी शुरू किया है। अभी ये जो नशे को लेकर के एक बहुत बड़ा सेमिनार जिसमें 32,000 बच्चे, लगभग 40 स्कूलों के बच्चे जो थे वो ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें हमने उनको नशा मुक्त पंचकूला बनाने के लिए संदेश भी दिया और उनसे निवेदन भी किया कि अपने पेरेंट्स को कम से कम जा कर के कहें कि नशे के अंदर अगर कोई बच्चा वो इन्वॉल्व है तो वो नशा ना करे। सर, पंचकूला के सरोकार की आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी सेन जी से मुलाकात की है, उनसे आपकी जो बातचीत हुई है कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई है, कोई पंचकूला से जुड़ा मुद्दा रहा है जिसमें बातचीत हुई हो आपकी? देखिए, पंचकूला रेलवे स्टेशन अभी तक कागजों में नहीं है। पंचकूला एक बहुत बड़ा उभरता हुआ शहर है, जिला है, और इसके अंदर पंचकूला में रेलवे स्टेशन जो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन ही पंचकूला का रेलवे स्टेशन है। अभी मैं कल ही जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला था और उनसे निवेदन किया है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन किया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में पहुंचने के पश्चात जो आगंतुक है, जो हमारा टूरिस्ट है, वो उसको ये समझ में नहीं आता कि ये चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है और पंचकूला का रेलवे स्टेशन शायद इससे बाद होगा, तो कई बार वो कालका तक पहुंच जाता है। अगर इस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो आने वाले हमारे आगंतुक हैं, जो यात्री हैं या जो हमारे टूरिस्ट हैं, उनको ये जो भ्रम है उससे छुटकारा मिलेगा और चंडीगढ़ पंचकूला का रेलवे स्टेशन एक भव्य रेलवे स्टेशन बने, इसके लिए भी मैंने प्रार्थना की है। और मुझे जानकारी के मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 465 करोड़ रुपए का चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को भव्य बनाने का जो टेंडर है वो ऑलरेडी हो चुका है और उसमें जो पंचकूला साइड है, पंचकूला जो रेलवे स्टेशन की साइड है, उस तरफ भी वो सभी सुविधाएं जो चंडीगढ़ की तरफ रेलवे स्टेशन पर मिलती हैं, पंचकूला साइड के अंदर भी वो सारी सुविधाएं इस स्टेशन के ऊपर मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी भी एक बार फिर पंचकूला आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी पंचकूला में तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा सर? देखिए, 25 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो हर आखिरी इतवार को वो मन की बात लोगों से करते हैं, वो सुनने के लिए और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए सेक्टर 5 के जो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और वो हमें सुशासन के प्रति कि हम किस प्रकार से प्रदेश में अच्छा शासन देने जा रहे हैं और जो अच्छे जो प्रशासक हैं या अच्छे अधिकारी हैं उनको जो पुरस्कार देने के लिए भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो सभी पंचकूला वासी हैं वो शामिल हों। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सर।
हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो ये कह रहे हैं कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। साथ ही जो कोविड की एक बार फिर दस्तक नजर आ रही है, उसके मद्देनजर विधानसभा के जो तमाम सदस्य हैं उनसे स्पीकर ने ये अपील की और कहा कि जो MHA की गाइडलाइन होंगी उनका जरूर पालन करें, जो कि एक बार फिर से कोविड की दस्तक जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ ही पंचकुला के विकास कार्यों को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है, पंचकुला में जो उन्होंने संकल्प पत्र में वायदे किए थे, उन वायदों से ज्यादा काम पंचकुला में हुआ है और लगातार पंचकुला की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 8 सालों से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मना रहे हैं। हर साल सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक नया संकल्प लेते हैं, जो धरातल पर उतर रही है। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को पंचकुला में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 118 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के हित में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों और योजनाओं पर काम करते हुए तब से हरियाणा के विकास को गति दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अब हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मनोहर नीतियों पर काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 25 दिसंबर को पंचकुला में सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजिटल माध्यम से काम को आम जनता के लिए भी आसान करने की ओर कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बागडोर थामने के 2 महीने बाद ही 25 दिसंबर 2014 से ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हरियाणा में पहली बार सुशासन दिवस की अवधारणा लागू की थी और तब से ही मुख्यमंत्री सुशासन दिवस के मौके पर हरियाणा के हित में एक नया संकल्प लेते रहे हैं, जिससे धरातल पर उतारने में अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ऐसे 118 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्टेट लेवल अवार्ड और स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड से सम्मानित करेंगे। हरियाणा के हित में काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से न केवल हरियाणा का विकास हो रहा है, बल्कि हरियाणा वासियों को भी इसका भरपूर फायदा मिल रहा है और प्रदेश अपनी मनोहर पहचान कायम कर रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए लगातार बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, जिससे कि हरियाणा और हरियाणावासी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सके और हरियाणा का कल्याण हो। इसके लिए मनोहर सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन नागरिकों के लिए एक फैसला लिया है जो कैंसर की स्टेज 3 और 4 के पीड़ित है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को अब मिलेगी 2500 मासिक पेंशन। योजना हेतु बजट में 68 करोड़ 42 लाख का अलग से प्रावधान है। 3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को ये सहायता दी जाएगी। सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी ये पेंशन। तो स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को अब 2500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी ये पेंशन। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है। इसका सही जवाब है डी, 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिनसे सूरज। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
हरियाणा कृषि यंत्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2019, बी साल 2022, सी साल 2018। जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।